हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th क्लास से है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। स्टैटिक्स विदाउट डाटा नहीं हो सकता। तो डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है वो है आज का हमारा टॉपिक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, दिस इज द टुडेज टॉपिक कि डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ यूजफुल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स फॉर ए डेफिनेट पर्पज। किसी हमारे डेफिनेट पर्पज को, ये हमारा पर्पज है जिसके लिए हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके लिए हमारा पर्पज होना चाहिए और जो फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं उसका कोई सिस्टमेटिक वे से हम उसको कलेक्ट करें और तभी हम उसको कह सकते हैं डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा दो तरह से हो सकता है, बेसिक डाटा और सेकेंडरी डाटा। बेसिक या प्राइमरी डाटा जो हम फर्स्ट टाइम इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारा जो पर्पज है उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा डाटा पहले कभी कलेक्ट नहीं किया गया या पहले किसी ने कलेक्ट किया उसका हम यूज नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से ओरिजिनली खुद इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और किसी और ने किसी और पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट किया था, हम उसी डाटा को अपने पर्पज के लिए अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो दोनों में पर्पज का डिफरेंस है। हम प्राइमरी इनका डिफरेंस आगे जान लेते हैं क्या है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ओरिजिनलिटी, पहले तो ओरिजिनलिटी का फर्क है कि ओरिजिनल है प्राइमरी डाटा, फर्स्ट टाइम हम अपने जो हमारा पर्टिकुलर पर्पज है उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट किया गया था लेकिन हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा है कॉस्ट। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा डाटा खुद कलेक्ट करना है। और सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी डाटा आपने पहले से कलेक्ट किया, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा पर्पज, पर्पज जो हमारा पर्टिकुलर पर्पज है उसके लिए अगर डाटा यूज कर रहे हैं तो वो प्राइमरी है, और किसी और पर्पज के लिए इकट्ठा किया गया डाटा हम अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा। तो पर्पज, किस पर्पज के लिए, पर्टिकुलर पर्पज जो अभी है उसी के लिए हमने अगर डाटा कलेक्ट किया है तो वो प्राइमरी है। जो पहले का कलेक्ट किया गया डाटा हम यूज कर रहे हैं तो वो है सेकेंडरी। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा की पहले बात करते हैं कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसको कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। पर्सनल इंटरव्यू, हम जिससे डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसकी इंटरव्यू लेते हैं, उससे हम आमने सामने बैठ के अपने क्वेश्चन उनके सामने रखते हैं और उनके आंसर लेके अपने फिल करते रहते हैं, तो दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। इसमें भी तरीका है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम जिससे डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसी से जाके सीधा मिलते हैं और उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने जिस व्यक्ति के बारे में या जिस एरिया के लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करना है उस एरिया के लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं और उन्हीं से उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है कि आप जिसका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उससे सीधा नहीं मिलते, उससे रिलेटेड किसी और व्यक्ति से, जहाँ ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उस एरिया के बारे में, उन लोगों के बारे में जानता हो और हमें ऐसा लगे कि उससे हम डाटा सही इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने डाटा किसी और से लिए तो ये सेकेंडरी हो गया। डाटा हम पहली बार पर्पज के अकॉर्डिंग खुद इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए भी प्राइमरी ही रहेगा। वे ऑफ कलेक्शन अलग अलग है, एक तो सीधा उसी से कलेक्ट करना जिससे डाटा चाहिए और एक उससे रिलेटेड किसी दूसरे व्यक्ति से। इनमें डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में
आपका समय ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आपने 1000 व्यक्तियों का डाटा कलेक्ट करना है, किसी फैक्ट्री के मजदूरों का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जानना चाहते हैं, तो आपको 1000 व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा। तो उसमें आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। इसी के दूसरी तरफ आप यूनियन लीडर से मिल लेते हैं, वो यूनियन लीडर से आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका समय भी कम लगा, आपका मेहनत भी कम लगी और कॉस्ट भी कम आएगी। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें छोटा एरिया में ही डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जहां हमें थोड़ा डाटा चाहिए, थोड़ा एरिया हो, छोटा एरिया हो, वहीं से हम अगर डाटा कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो इनके अलग अलग मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की मेरिट क्या है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा मिलेगा, जिस व्यक्ति का डाटा है उसी से कलेक्ट कर सकते हैं। आपका इसमें जो बायस, इसमें पक्षपात की कोई कमी गुंजाइश नहीं रहेगी। दूसरा, इनडायरेक्ट किसी और व्यक्ति से इकट्ठा करते हैं तो वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है जहां उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना भी हो। और इसके डायरेक्ट पर्सनल से आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, वो आंसर देने में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ उस आपका ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो उसको नहीं पढ़ पा रहा, तो आप खुद पढ़ के या खुद उनको बता के भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी डेमेरिट्स क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, समय बहुत ज़्यादा लगेगा और आदमी भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। इन्यूमरेटर्स बहुत सारे आपको एम्प्लॉइज रखने होंगे जो आपके बिहाफ पे डाटा कलेक्ट कर सकें। इनडायरेक्ट में यही है कि आपका समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी, लेकिन इसमें बायस्ड हो सकता है, इसमें कुछ पक्षपात हो सकता है, या आपको कुछ सही इंफॉर्मेशन में कमी हो सकती है। वो जो यूनियन लीडर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उसका अपना बायस्ड नेचर भी इस पे इफेक्ट कर सकता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरस्पॉन्डेंस। थर्ड वे है कि आप जैसे न्यूज़पेपर वाले हर रोज न्यूज़ कैसे इकट्ठा करते हैं, वो हर एरिया में उनके कॉरस्पॉन्डेंट है, लोकल सोर्सेस हैं, वो उनको डाटा कलेक्ट करके देते रहते हैं। ऐसे ही नासा है या हमारा स्पेस सेंटर है, इसरो है, वो अलग अलग एरिया में लोगों को डिप्यूट कर देता है और वहाँ से जो डाटा उनको चाहिए वो रेगुलर कलेक्ट करता रहता है। इसमें क्या है कि जहाँ ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ आपको रेगुलर डेली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे नासा को डेली चाहिए, इसरो को डेली चाहिए टेम्परेचर की, वेदर की, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंटल, क्लाइमेटल, तो उनकी डेली की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो डेली वहाँ से अपना जो व्यक्ति को नहीं भेज सकते, डाटा कलेक्टर को नहीं भेज सकते, इसलिए वो लोकल कॉरस्पॉन्डेंस को ही अपॉइंट कर लेते हैं, उसके थ्रू ही डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये मेथड उस समय अपनाया जाता है जब आपको रेगुलर और डेली न्यूज इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स। इसमें क्या है कि ये तो पर्सनल इंटरव्यू करना, मैन टू मैन मिल रहा है, इसमें हम मैन टू मैन नहीं मिलते, हम क्वेश्चनरी बना के सेंड कर देते हैं और उनको भरने के लिए कहते हैं। जैसे इसमें भी दो मेथड है, मेलिंग सर्वे और इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग में तो हम क्या है, क्वेश्चनरी बनाते हैं और अपने जहाँ से हमें डाटा कलेक्ट करना उनको पोस्ट कर देते हैं और वहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन भर के हमें वापस भेज देते हैं और इसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरह क्या है कि ये मेथड, मेलिंग मेथड, वहीं पॉसिबल है जहाँ आपके जो पॉपुलेशन है, जहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना है, अगर वो एजुकेटेड है, वो तभी आपके क्वेश्चंस के जवाब भर के वापस भेज सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी केयर करनी पड़ती है कि आप इसमें ये भी देखें कि वो वापस भर के भेजे आपको। आपने क्वेश्चन तो भेज दिए लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो आपका क्वेश्चन पढ़ के रख देगा, देखते हैं कल करेंगे, और इसमें आपके जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो लेट हो सकता है या उसका पर्पज खत्म हो सकता है। उस समय तक टाइम चेंज होने से डाटा पे भी इफेक्ट आ सकता है, लेट होने से डाटा इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको इन्यूमरेटर अपने व्यक्ति खुद भेजने होंगे जो जाके वहां बैठ के आपके बिहाफ पे वो डाटा, कोई क्वेश्चनरी वो भर के वापिस लेके आए।
तो दोनों में फर्क क्या है? मेलिंग मेथड थोड़ा सस्ता है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन न्यूमरेटर में आपको इतने व्यक्ति चाहिए जो आपके बिहाफ पे अलग अलग एरिया में जाएंगे, उनका कॉस्ट, उनका समय बहुत सारा लगेगा। तो इसलिए ये दोनों मेथड्स भी काफ़ी, इसमें आपको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें देखिए, डायरेक्ट जाना, खुद जाना, इनडायरेक्ट किसी और से के थ्रू डाटा कलेक्ट करना, डायरेक्ट तो जिससे आपने डाटा कलेक्ट किया उसी से मिलना, इनडायरेक्ट उनसे मिलना नहीं है, उनके किसी रिलेटेड व्यक्ति से मिलना। और या लोकल कॉरस्पॉन्डेंस जैसे न्यूज़पेपर या इसरो, नासा की एग्जांपल दिए, उसके थ्रू डाटा कलेक्ट करना। दूसरी साइड आ गया इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स, आपने क्वेश्चन बना के भेज दिए और वो फिल करके आपको वापस देगा, इस तरीके से डाटा करना। या आप क्वेश्चनरी बना के, जैसे सेंसस मेथड, जैसे हमारे देश में सेंसस का जो कलेक्शन होती है उसमें हम इन्यूमरेटर्स, टीचर्स की, अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगती है, उनको परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, वो परफॉर्मा जा के लोगों के घर में से भर के लाते हैं। अगर ये मेलिंग मेथड करें तो हो सकता है डाटा कलेक्ट ही ना हो पाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन इलिटरेट है और उनके पास सोर्स भी नहीं है कि वो आपके जवाब दे सके। तो इसलिए मेलिंग मेथड में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इन्यूमरेटर्स मेथड भी दूसरी साइड कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आपको देखना है कि आपके कौन सा मेथड आपके कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए सुइटेबल है। कोई कॉस्ट इफेक्टिव है तो कोई टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको कॉस्ट बचाना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, या डाटा में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जैसे मेलिंग मेथड में आपकी कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन डाटा कलेक्ट हो पाएगा या कितने समय में, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें एक और चीज़ भी है, जब आप क्वेश्चनरी तैयार करते हैं उसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आप मान लीजिए क्वेश्चन बना के भेजना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, कैलकुलेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन लोग पसंद नहीं करते, और कैलकुलेशन जहाँ आती है वो लोग रख देते हैं कि बाद में करेंगे। सीक्वेंस में होने चाहिए और क्रॉस चेक होने चाहिए कि क्वेश्चन कई बार होता है आदमी के पास टाइम नहीं है तो वो रफली आंसर देता जाता है। तो आप देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन जो अपने आप वेरीफाई करें कि पहली इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं। तो ऐसे कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी आपको डाल देने चाहिए। और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लिमिटेड, उनको जैसे एमसीक्यू टाइप या ट्रू फॉल्स टाइप ऐसे होने चाहिए, ताकि वो भरना भी इजी रहे और आपको जब डाटा कलेक्ट करें तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में एक और चीज़ जरूरी कि अगर आप मेलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एक रिटर्न एड्रेस वाला एनवेल्प विद स्टैम्प लगा के, ताकि जो आपको डाटा सेंड कर रहा है उसकी कोई कॉस्ट ना लगे, तो वो एनवेल्प में उसी में डाल के आपको इजीली वापस कर सके। आजकल तो और इसका बढ़िया तरीका आ गया है, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन मेथड आ गया, गूगल फॉर्म, हमें बहुत सारी कंपनियां फीडबैक लेती हैं। हम जब भी कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उसके बाद फीडबैक के लिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी इजी हो गया। तो अब ये मेलिंग मेथड भी आउटडेटेड हो जा रहा है। अब नया मेथड जो आ रहा है वो गूगल फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, जिसमें आप साथ के साथ डाटा फिल कर सकते हैं, लोगों को लिंक भेजिए, वो फिल करके साथ के साथ आपको आ जाएगा और अपने आप क्लासिफाइड भी हो जाएगा। तो ये थे मेथड्स कुछ जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? सेकेंडरी डाटा तो आपको खुद कलेक्ट नहीं करना, वो पहले से है, उसको आपको यूज करने के लिए प्राप्त करना है। तो वो कहाँ कहाँ से आपको ये डाटा मिल सकता है, तो देखते हैं। ये पहले दो तरह के से मिल सकता है, एक तो पब्लिश, जो पब्लिश हो रहा है मैगजीन वगैरह में, और दूसरा है अनपब्लिश। तो पब्लिश डाटा देखते हैं कहाँ कहाँ मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बहुत सारे पब्लिकेशंस निकलते हैं जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा पब्लिश करते हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बेल, एमटीएल, एचएल, एनटीपीसी, ये बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो इनके भी ये अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड, अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, अपनी सेल्स से, ग्रोथ से, प्रॉफिट से रिलेटेड डाटा हर साल उनकी पब्लिश होते हैं। वहाँ से भी आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड या एक्सपेंडिचर
जो भी आपको डाटा चाहिए। कमेटीज रिपोर्ट, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड डाटा आप वहां से ले सकते हैं। इसी तरह हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया करने के लिए कमेटीज बनाती है और कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करती है और गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पब्लिश भी करती है। तो आपको इससे भी कुछ डाटा मिल सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। ट्रेड एसोसिएशन, बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया में जो समय समय पे अपनी इंडस्ट्री का, अपने सेक्टर का, अपने बिजनेस का डाटा पब्लिश करते हैं ताकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और अपने बिजनेस पार्टनर्स जो है उनको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। तो वहां से भी आप अपनी जरूरत के अनुसार डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लगातार गवर्नमेंट इंडिया में भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे CSIR है या इस तरह के कोई भी और जो साइंस से रिलेटेड है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और उस डाटा को पब्लिश करते हैं। तो उससे भी आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स, बहुत सारे मैगजीन्स, जर्नल्स निकलते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज निकालती रहती हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च, जो PhD करते हैं या स्कॉलर्स अपने थीसिस सबमिट करते हैं तो उन डाटा को भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पब्लिश कर देती है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर दे सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स है उनसे भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड डाटा, तो अनपब्लिश्ड डाटा जो किसी डिपार्टमेंट से आप उनके रिक्वेस्ट बेस पे ले सकते हो। मान लीजिए आप नवोदया के बारे में कुछ डाटा कलेक्ट करना चाहते हो तो हमारा डाटा पूरा डाटा पब्लिश नहीं भी होता तो उससे रिलेटेड आप कुछ डाटा डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट बेस पे अपनी जो रिलायबिलिटी शो करके कलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह जो डिपार्टमेंट डाटा पब्लिश नहीं करवाता आप उनके अपनी रिलायबिलिटी, सीक्रेसी अगर प्रूव कर देते हैं तो वो अपना डाटा आपसे शेयर कर सकता है। तो इस तरह अनपब्लिश्ड डाटा को भी आप यूज कर सकते हैं। प्रिकॉशन इन यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, जब सेकेंडरी डाटा किसी से लेना है तो उसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, ये देख लीजिए। पहले तो एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग एजेंसी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितना रिलायबल है, वो डाटा कलेक्ट करने के लिए कितना एबल था। अगर वो एबल है तभी आप उसका डाटा अपनी पर्पज के लिए यूज कीजिए, नहीं तो आपको खुद से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उस डाटा को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था और उसका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कहाँ का था, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। और वो वही, मान लीजिए आप रूरल सेक्टर का कंज्यूमर डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने ऐसा डाटा लेना है जो रूरल एरिया के लोगों से रिलेटेड हो। अगर किसी ने अर्बन एरिया से रिलेटेड लोगों का डाटा कलेक्ट किया तो वो आपके पर्पस में हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स भी देखना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन, उसने कौन सा मेथड अपनाया था, उसने कहीं और से कहीं तो नहीं डाटा ले रखा था, उसका मेथड क्या था और आपका मेथड क्या, आप कैसा डाटा चाहते हैं। आप बिल्कुल अनबायस्ड डाटा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऐसा डाटा हो जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कलेक्ट किया गया हो, तो उसका मेथड भी आपको देखना होगा। टाइम एंड कंडीशन, जब आप डाटा मान लीजिए विंटर सेशन का चाहते हैं, विंटर में गर्म कपड़ों की डिमांड, और किसी ने समर में कपड़ों की डिमांड का डाटा कलेक्ट किया है तो वो आपके मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आपको उसका टाइम और उस समय कंडीशन क्या थी, क्या मान लीजिए जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए, और जो किसी ने डाटा और कलेक्ट किया है तो क्या वो उस समय कंडीशंस, कंट्री की कंडीशन, उस एरिया की कंडीशन नॉर्मल थी। तो कई बार किसी एरिया में बाढ़ आई है या कुछ और नेचुरल क्लैमिटीज हुई है, या अभी कोविड में जो डाटा हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इस समय जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो नॉर्मल ईयर्स के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आपको टाइम एंड कंडीशंस भी देखनी होगी कि जो डाटा आप सेकेंडरी ले रहे हैं वो जब कलेक्ट किया गया था
तो उस समय की टाइम एंड कंडीशंस कैसी थी। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, किस यूनिट में, हर डाटा का कुछ यूनिट होता है, हजारों में, लाखों में, करोड़ में, तो आपने उस यूनिट को भी करना है, कंपैरिजन करना है कि उसकी यूनिट क्या है और आपकी यूनिट क्या, दोनों मैच कर रही हैं। एक्यूरेसी, उसमें कितनी एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया, डाटा कलेक्टर कितना एक्यूरेसी से काम कर रहा था, उसने कितना रिलायबल तरीके से डाटा कलेक्ट किया, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये मेथड थे हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी डाटा वही है जो हम अपने खास पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा जो किसी और पर्पस के लिए पहले से कलेक्ट किया गया था लेकिन हम अपने पर्पस के लिए उसका यूज कर रहे हैं। प्राइमरी थोड़ा कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, सेकेंडरी इजी है, टाइम की सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। पर जो प्राइमरी है उसमें ओरिजिनलिटी है, एक्यूरेसी है, हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसमें हम ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी में जो मैंने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम इफेक्टिव है। तो अपने पर्पस के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार आप डाटा का चूज करेंगे कि कैसे आपको करना है। इसमें मैं आगे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको के साथ शेयर करूंगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बनता है वो है क्वेश्चनरी। जब आप क्वेश्चनरी तैयार करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें सीक्वेंस वाइज होने चाहिए क्वेश्चन, लिमिटेड होने चाहिए, कैलकुलेटिव नहीं होने चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए और क्रॉस वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी हों ताकि आप साथ के साथ क्रॉस वेरीफाई भी कर सको। अभी मेलिंग को हम एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू गूगल फॉर्म या किसी और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाया से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेलिंग मेथड आई थिंक ये अब पास्ट की चीज हो जाएगी। अब हम कहेंगे ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डाटा। तो थैंक यू दोस्तों, सीखते रहिए क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।